नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में सबसे पहले आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम आज किन विषयों पे बात करने वाले हैं। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए प्रत्येक विषय पर विस्तृत चर्चा शुरू करते हैं। पहले बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज़ की तरफ, जिसमें बात की गई है व्योम मित्र के बारे में। भाई आजकल फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। वैसे यह विषय पुराना है, समय समय पर चर्चाओं में आता है, बट अभी बीते दिनों हम लोगों ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग करवाई है, जिसके बाद अब हम ना अन्य जो भी मिशन है उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी इसरो ने स्टेटमेंट दे दिया है, बता दिया है कि भाई हम पूरी तैयारी कर चुके हैं और जो हमारा सूर्य मिशन है जिसको नाम दिया गया है आदित्य L1, उसको लॉन्च कर देंगे। कब? 2 सितंबर की डेट दे दी है। चलिए ठीक है, अब हमें पता लग गया 2 सितंबर को फिर कुछ खास होने वाला। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा आदित्य L1 रहने वाला है, यह 4 महीने तक सूर्य के पास एक पॉइंट है L1 पॉइंट, वहां रहेगा और रेगुलरली वहां रहते हुए हमें वहां से सूर्य से रिलेटेड जो भी अपडेट दे सकता है, उसके कणों के बारे में, उसके कोरोना के बारे में, इत्यादि इत्यादि सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे और फिर अपना रिसर्च करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अभी क्या हुआ है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक नई स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो गगनयान मिशन है, जिसमें हम लोग 3 लोगों को स्पेस में भेजेंगे 3 दिनों के लिए, और उस पूरे के पूरे मिशन का कार्य है अब तेज कर दिया गया है और इसका परीक्षण जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। कब? कह रहे हैं कि अक्टूबर के महीने से हम इसका परीक्षण शुरू कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी के लिए, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत दिन पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी इसकी, और उसके बाद से लगातार इस पे कार्य हो रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ बात हम कर लें व्योम मित्रा के बारे में, क्योंकि यह हम लोग की एक खास इनोवेशन है। एक ऐसा रोबोट जो आधा है, पहली बात तो उसके पैर नहीं है, तो यह आधा मानव की तरह दिखने वाला रोबोट है। दूसरी बात, यह एक महिला रोबोट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो मानव अंतरिक्ष में जाएंगे उससे पहले यही रोबोट जाएगा अंतरिक्ष में, और हम देखेंगे कि हमारा मिशन कितना सक्सेसफुल होता है। जब सब चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएंगी तो उसके बाद हम अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे, उनके साथ भी यही जाएंगे। ठीक है, तो सभी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुछ कुछ बात व्योम मित्र की और गगनयान मिशन की हम लोग अभी सबसे पहले कर लेते हैं। तो जो दूसरा चरण रहेगा इस पूरी परियोजना का, उसमें महिला पोशाक पहने हुए ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसको व्योम मित्र नाम दिया गया है, इसको लॉन्च किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा इसके माध्यम से। यह पूरा मिशन रहेगा मैक्सिमम 3 अंतरिक्ष यात्रियों का। कह रहे हैं कि 1 भी जा सकता है, 2 भी, बट मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं भेजेंगे, यह देखा जाएगा। क्लियर है बात सभी को? चलिए अब समझते हैं कुछ बात व्योम मित्र के बारे में। यह किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसको डिज़ाइन करने का, डेवलप करने का और एकीकृत करने का जो कार्य है, यह एक इसरो की संस्था ने किया है। कौन सी है? इसरो इंटर्शियल सिस्टम यूनिट। तो इसके द्वारा ही यह सब काम किया गया है, इसलिए यह नाम बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, इसके अलावा हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि यह जो पूरी की पूरी बॉडी तैयार की गई है इस रोबोट की, वह तो तैयार की है IISU ने, लेकिन इसके जो फिंगर्स हैं एक्चुअल में वो इसने तैयार नहीं किए। फिंगर्स तैयार करने का कार्य किया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी डिजाइन करना अलग काम था, बट इसकी फिंगर्स को डिजाइन करना, तैयार करना अलग महत्वपूर्ण काम था। रीजन ये है कि एक्चुअल में जब यह मिशन लॉन्च किया जाएगा तो कई सारी चीजें इसकी फिंगर्स के माध्यम से ऑपरेट की जाएंगी, जिसका पूरा का पूरा प्रोग्राम इसमें डिजाइन किया जाएगा, इनबिल्ट किया जाएगा, जिस वजह से इसकी फिंगर्स अपने आप में बहुत अधिक खास हैं और हमारे द्वारा प्रोग्राम किए गई सभी चीजों के अनुरूप ही वह कार्य करेंगे। तो इसलिए फिंगर्स अलग बनी है, बाकी पूरी बॉडी अलग बनी है, लेकिन पैर नहीं है इसमें। इसीलिए अब जो इसको प्रस्तुत किया गया था वह सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 में ही क्यों प्रस्तुत किया गया? क्योंकि इस समय एक प्रोग्राम हुआ था। कौन सा? मानव अंतरिक्ष उड़ान और अन्वेषण कार्यक्रम। यह ऐसा कार्यक्रम था जो भारत की अलग अलग उपलब्धियों को दिखा रहा था और किस प्रकार हम अंतरिक्ष की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, वह सभी कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए गए थे। तो यहाँ पर यह दिखाया गया था कि मानव अंतरिक्ष उड़ान किस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रही है और दुनिया के तमाम देश इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी बीते दिने यदि आप लोग को याद होगा तो मैंने आप लोग को एक मिशन पढ़ाया था, क्रू मिशन था, वो क्रू 7 मिशन था।
बात क्लियर है सभी को? तो यह क्रू मिशन जो है यह नासा और स्पेस एक्स दोनों ने मिलकर के ही अभी लॉन्च किया है, जिसमें 4 यात्रियों को भेज दिया है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के ऊपर। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पश्चिमी विश्व लगातार प्रगति कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, बट कहीं ना कहीं अभी हम थोड़े पीछे हैं, बट बहुत दिन तक पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि लगातार हम प्रयोग कर रहे हैं और जल्दी ही हमारे सारे क्रम आगे बढ़ जाएंगे। तो किस प्रकार से यह कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर कार्यक्रम था, जहां पहली बार व्योम मित्र को दिखाया गया था, तो सबकी नजरों में तब से यह जा रहा है लगातार। अगर इसके हम नाम की बात करें तो इसका नाम है, यह संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर के बनाया गया है। संस्कृत के 2 शब्द व्योम और मित्र। व्योम का एक्चुअल में संस्कृत में जो अर्थ होता है वह अंतरिक्ष ही होता है। तो एक ऐसा रोबोट जो अंतरिक्ष का मित्र बनेगा, किसके लिए? भारत के लिए। इसीलिए इसको हमने नाम दिया व्योम मित्र। तो अब इसका भी टेस्ट सफलतापूर्वक हो गया है, सारे कार्यक्रम सफलतापूर्वक निर्धारित हो गए, अब आगे बढ़ रहे हैं। इस ह्यूमनॉइड रोबोट में एक खास फीचर यह भी डाला गया है कि यह सिर्फ रोबोट ही नहीं है, बल्कि यह AI से भी जुड़ा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसमें शामिल करने का पूरा कार्य किया जा रहा है, क्योंकि यह ह्यूमंस की तरह ही बिहेव करेगा। हालांकि जब रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो उस समय एक भारी कंपन महसूस होता है, तो यह रोबोट इस तरह से डिजाइन किया गया कि यह उस कंपन से नहीं डरेगा और बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठा रहेगा वहां पे। क्लियर है? इसीलिए यह पूरी तरह से सारे कार्यक्रम संचालित करेगा और यह 2 भाषाओं में बात करने में सक्षम है। कौन कौन सी 2 भाषाएं? तो हमारी ही भाषाएं, हिंदी और दूसरी भाषा इंग्लिश है, जिसको यह बोल सकता है। तो इस प्रकार इसको डिजाइन कर लिया गया। बेहद महत्वपूर्ण है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि किस प्रकार यह रोबोट हमारे लिए अंतरिक्ष के नए दरवाजे खोलने का काम करेगा। बट जिस मिशन में इसको शामिल किया जाना है, जरूरी है कि कुछ कुछ बातें हम उस मिशन की भी कर लें, अच्छा हो जाएगा वहाँ। तो पता लगता है कि वह जो मिशन है उसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे की थी। बड़े लंबे लंबे भाषण देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जब कभी भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बोलने वो आते हैं। अब तक की स्थिति हम देखें तो अभी थोड़े दिन पहले भी उन्होंने काफ़ी सारी बात की है भारत की अलग अलग उपलब्धियों के ऊपर। तो 2019 में उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा मिशन भेजेंगे जिसमें 3 इंसान हमारे भारत के जाएंगे अंतरिक्ष में और वहाँ पे कुछ समय बिता के आएंगे, जो भी 3 दिन हम लोगों ने निर्धारित किया है पहले मिशन के लिए। तब से इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। तेजी से काम क्यों चल रहा है? हम चाहते हैं कि भारत के जो लोग हैं उनको पृथ्वी से ऊपर 400 किलोमीटर का जो ऑर्बिट बना हुआ है उस ऑर्बिट में भेजें, ताकि वो वहाँ पे एनालिसिस करते हुए वापस आ जाए। स्थान रखा हुआ है हिंद महासागर। सिर्फ भेजेंगे ही नहीं, उनको वापस भी लेकर के आएंगे और जहाँ पर वो लोग उतरेंगे तो सबसे जो हमें सेफ प्लेस लगा वो लग रहा है हिंद महासागर, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर भी यदि होता है मामला तो उनकी जो लैंडिंग होने वाली है वह सेफ होगी, हम लोग ऐसा मान रहे हैं। तो इस पूरी सेफ लैंडिंग के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। यह वह पूरा रॉकेट है जिसके माध्यम से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, बट कई फेजेस में रहने वाला है यह मिशन। कैसे कैसे देखिए, आप लोग की स्क्रीन पे इसके सारे फेज दिखाए गए हैं। पहला फेज जो है वह इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट है, यानी कि अंतरिक्ष से या हवा से जब गिराएंगे तो क्या क्या प्रभाव रहने वाले हैं और किस प्रकार सभी इंसानों को सुरक्षित हम धरती पे लाएंगे वापस। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टेस्ट व्हीकल मिशन भी। अभी थोड़े दिन पहले ही इसका पहले टेस्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी गई है, कहा है कि पहला टेस्ट करेंगे। यह टेस्ट अपने आप में बहुत अधिक खास है और हमारी आगे के सभी कार्यक्रमों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, क्योंकि इसी टेस्ट में जो यह टेस्ट व्हीकल मिशन रहने वाला है, इसी में हम जांच करेंगे कि जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो उस समय बीच में यदि कोई आपदा हो गई। कई बार होता है कि भाई सारी मशीन ही है ये पूरा रॉकेट, तो कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो इमरजेंसी एस्केप किस प्रकार से होगा और इमरजेंसी एस्केप में इंसानों को कैसे बचाएंगे और कैसे उनको धरती पे लाएंगे, ये सारे टेस्ट इसी के माध्यम से होने हैं। तो इसीलिए फिलहाल हम लोग इस पे आगे बढ़ चुके हैं और इसके माध्यम से टेस्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार कभी भी कुछ गड़बड़ी होने पे हम सभी लोग को सुरक्षित ले आएंगे। एक और है इसके अंदर फेज जिसमें पैड अबाउट टेस्ट है। अगर कभी भी जो लॉन्चिंग पैड है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ दिखता है कि आपातकालीन स्थिति बन गई है या कहीं ना कहीं सफलता की संभावना कुछ गड़बड़ा गई है, तो वह हमें इसके माध्यम से ही पता लगेगी। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट फ्लाइट मिशन है, पहला है अनमैन्ड फ्लाइट मिशन और दूसरा है मैन्ड। जो हम लोग का व्योम मित्र है ना, वो व्योम मित्र सबसे पहले अनमैन्ड फ्लाइट में ही जाएगा। अगर यह सक्सेसफुली पहुंच जाता है, सब कुछ ठीक रहता है, उसके बाद ही हम लोग मैक्सिमम 3 लोगों को भेजेंगे मैन मिशन में और चौथा व्योम मित्र यहाँ पर साथ रहेगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और जो ये हमारे पिछले टेस्ट भी रहेंगे ना, चाहे हम टेस्ट व्हीकल की बात करें, पैड अबाउट टेस्ट की बात करें, तो यह सब भी यहीं पे ही जुड़े हुए हैं। इस रॉकेट के
हेड पर है ये सब कुछ। तो अगर कभी ज़रूरत पड़ी, कुछ गड़बड़ होती है, तो यह इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है यह क्रू एस्केप सिस्टम बनाया हुआ है। इसको कुछ भी हुआ, क्रू हमारा रहेगा यहाँ पर, क्रू यहाँ से यहाँ, और उसके बाद में बाहर सबके पास अपने पैराशूट्स रहेंगे, तो एक समय पे आकर वो पैराशूट खोल करके पानी में लैंड कर सकते हैं। इस तरह से इसको तैयार कर रहे हैं। जो इसका यह दूसरा हिस्सा है यह ऑर्बिटल मॉड्यूल है। इसके अलावा जो यह तीसरा हिस्सा है यह क्रायोजेनिक स्टेज का है। चौथा में जो हमारे को ये बीच वाली बॉडी दिख रही है, यहाँ पे लिक्विड स्टेज का फ्यूल रहेगा और सॉलिड वाला यहाँ पे रहेगा। क्लियर है बात सभी लोग को? तो यह पूरा रॉकेट इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है और सभी चीज़ों को जो भी हम लोग बेस्ट कर सकते हैं ना अपने लिए वो करते हैं। और हर जगह पे हमारी खास बात यह है कि मिशन कोई भी हो लेकिन कम से कम बजट में सक्सेसफुल करने की क्षमता सिर्फ भारत में है, किसी और में नहीं है। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? तो इंपॉर्टेंट है पूरा मामला, इसलिए ज़रूरी है कि आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दें जो आप लोग की स्क्रीन पर आ गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण और इजी सा प्रश्न है, आप लोग अच्छे से जवाब दे सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे एक न्यूज़ की तरफ, जिसमें बताया गया है कि पहला इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल अब हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये भी। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा इंजन बनाया है जो फ्लेक्स फ्यूल से चल रहा है बट इलेक्ट्रिफाइड भी है, यानी कि बिजली भी शामिल है और फ्लेक्स फ्यूल भी। तो होगा क्या, अब इस इंजन को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें हम लोग फिल करेंगे फ्लेक्स फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल की खास बात क्या होती है कि जनरली जिस तरह से हम लोग पेट्रोल डीजल को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें एक एग्जिट पॉइंट रखना पड़ता है जिससे उसका धुआं या और जो भी कुछ भी इसके अंदर तत्व होते हैं वो बाहर आते हैं, जिनका दहन नहीं हो सकता। बट जो फ्लेक्स फ्यूल होता है इसको इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि यह पूरी तरह से आंतरिक दहन ईंधन होता है, यानी कि इंजन चलेगा, इंजन में फ्यूल का यूज़ होगा बट कुछ भी शेष नहीं बचेगा, सब कुछ अंदर 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 ही खत्म। तो इस मामले में क्या रहने वाला है कि जो इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल इंजन है यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल का यूज़ करेंगे, अंदर ही दहन करेंगे और फ्लेक्स फ्यूल का उपयोग करते हुए बिजली जनरेट की जाएगी और जो बिजली जनरेट होगी उस बिजली से ही यह गाड़ियाँ चलने वाली हैं। तो इस मामले में महत्वपूर्ण उपलब्धि है हम सभी लोग के लिए। ठीक है, तो BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। अभी प्रोटोटाइप है, यानी कि कोई भी नया काम कर रहे हैं तो उसको दिखाते हैं प्रोटोटाइप है, बाकी इसको आगे बढ़ाने लगेंगे तो फिर काम नॉर्मली बढ़ता चला जाएगा। इससे संबंधित कुछ बातों को समझ लेना अब ज़रूरी हो गया हमारे लिए कि क्यों है ये खास उपलब्धि। तो इसको डेवलप करने का कार्य किया था टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने, उसके माध्यम से यह हमें पूरी तरह से अब अच्छी स्थिति में दे दिया गया है। तो अब हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे और अधिक से अधिक गाड़ियों में इसको शामिल करने का कार्य करेंगे। फ्लेक्स ईंधन के वाले इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन दोनों इसमें शामिल हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि फ्लेक्स फ्यूल का प्रयोग करते हुए बिजली जनरेट होगी जिससे व्हीकल आपका ऑपरेट होगा। महत्वपूर्ण बात यही है कि कम हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन होगा। हम चाहते हैं कि जितना पॉसिबल हो पाए कम से कम हम कार्बन उत्सर्जन करें, कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करें, यानी कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं हम चाहते हैं उसको कंट्रोल किया जाए। फिलहाल पूरी दुनिया क्लाइमेट एक्शन की तरफ आगे बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए और भारत ने भी तो लक्ष्य रखा है ना, याद है कई बार बता चुका हूँ, 2070 तक चाहता है भारत कार्बन न्यूट्रल बनना, यानी कि जीरो हमें एमिशन करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि छोटे छोटे कदम हम लोग बढ़ाएं ताकि इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्लियर है इतनी बात? हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि इसको तैयार किया गया है 2.0 लीटर फ्लेक्स फ्यूल मजबूत हाइब्रिड इंजन के साथ। यह इसमें इंजन रहने वाला है इतनी क्षमता वाला। हालांकि इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि यह 100% इथेनॉल फ्यूल को भी चला सकता है। जनरली क्या हो रहा है, अभी हम लोग जो टारगेट हैं वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पहले हमने कोशिश की कि भाई पेट्रोल के साथ में 10% इथेनॉल मिश्रण किया जाए, अब हम चाहते हैं कि अब 20% की ओर बढ़े और 20% इथेनॉल मिश्रण के साथ हम लोग फ्यूल को तैयार करें और उससे व्हीकल चलाएं। बट यह जो इंजन नया आया है ये इतना सक्षम है कि यह 100% इथेनॉल के साथ यानी कि फ्लेक्स फ्यूल के साथ व्हीकल को ऑपरेट कर सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि जो उसका 100% है अभी उसके लिए बता रहे हैं कि 93% तक है, बट उसको 100% ही बताया जा रहा है सभी जगह पे। क्लियर है? तो इस प्रकार यह इथेनॉल के प्रयोग से आगे चल सकता है। कुछ खास बातें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में, कैसा होता है एक संशोधित संस्करण है। क्यों? क्योंकि इंजन तो हमारे पास है बट हमारे इंजन कैसे चलते हैं, कोई सीएनजी से चल रहा है, कोई डीजल पेट्रोल से। अब डीजल पेट्रोल जो हमारा पारंपरिक ईंधन है बहुत अधिक पॉल्यूशन करते हैं,
ना यूज़ करते हुए एथेनॉल मेथेनॉल कैसे तैयार होता है एथेनॉल, जो हम लोगों के खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया और इसके अलावा चुकंदर वगैरह इत्यादि इत्यादि जो चीज़ें खेत में उगाई जाती हैं ना, उनके ही माध्यम से यह इथेनॉल मेथेनॉल को तैयार किया जाता है, फ्लेक्स फ्यूल तैयार किया जाता है। फिर उसको हम व्हीकल्स में प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन नहीं होता और हम लोग योगदान दे पाते हैं पर्यावरण के संरक्षण में। क्लियर है बात। तो एथेनॉल मिश्रण और गैसोलीन तथा मिश्रित पेट्रोल दोनों का उपयोग कर चलाया जा सकता है, यानी कि आप चाहे तो इसमें एथेनॉल मिला दीजिए या फिर गैसोलीन। गैसोलीन भी क्या होता है, एक तरह से आंतरिक दहन ईंधन होता है, यानी कि जो भी यूज हुआ सब अंदर ही खत्म, कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। तो अच्छे ईंधन है, यह है प्रकृति के लिए। अभी तक हम लोग की कोशिश है 20% की तरफ बढ़ा जाए, बट अब फिलहाल पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, चाहते हैं कि भाई 20% से आगे बढ़े। अगर हम बात करें ब्राज़ील की, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ब्राज़ील आगे बढ़ रखा है हम लोगों से बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे जो इंजन है वह 48% तक का मिश्रण एक्सेप्ट करता है और व्हीकल्स को ऑपरेट करता है, यानी कि ब्राज़ील गाड़ियों के माध्यम से हमसे कम पॉल्यूशन जनरेट कर रहा है। ये स्थिति महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने लक्ष्य भी निर्धारित करा है कि वर्ष 2025 तक हम लोग 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। अभी यानी कि समय है, बट सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि जब 20% अडॉप्ट हो जाएगा तब हम 30, 40, 50 धीरे धीरे 100 की तरफ भी आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की सारी बात है। केवल इतना ही नहीं, भारत के मामले में ही नहीं, पूरी दुनिया इस तरफ आगे बढ़ रही है। अमेरिका वगैरह में भी हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। सब चाहते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल का प्रयोग हो, ज़रूरी है ये चीज़ें, और क्लाइमेट एक्शन का कार्य लगातार तेज़ी से बढ़ ही रहा है। इसीलिए इस खंड से आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न स्क्रीन पे ला दिया गया है, बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जवाब दे दीजिए इसका। और इथेनॉल मिथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल की न्यूज़ समय समय पर बहुत अधिक चर्चाओं में रहती है, तो इसलिए मैं आपको ये सभी चीज़ें बार बार बताता हूँ। आप लोग के लिए महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आप इसका अपने एनवायरमेंट वाले आंसर्स में प्रयोग कर सकते हैं और प्री में तो क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और यह न्यूज़ भी एक्चुअल में एक फ्यूल के बारे में ही है। खास है ना, कभी कभी होता है ऐसे कंडीशन ना, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं कि सेम टाइप के टॉपिक हम लोग को मिले, तो जनरली अलग अलग होता है, बट यह भी फ्यूल के बारे में। पहले हम लोग गाड़ी चला रहे थे, अब हम चलाएंगे अच्छे फ्यूल से प्लेन। प्लेन चलाना है कैसे कैसे, न्यूज़ कह रही समझते हैं। तो अभी न्यूज़ ये है कि यूरोपीय संघ अपने ग्लोबल गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत स्वच्छ जेट इंजन परियोजनाओं को समर्थन देने की तैयारी कर रहा है। अब ये चाहता है कि मेरा जो ग्लोबल गेटवे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसका मैं प्रयोग करूं, और प्रयोग करते हुए जेट का जो ईंधन होता है वहां पर हम लोग स्वच्छता की ओर आगे बढ़े। बट इसने टारगेट भी किसको किया है, इसने टारगेट किया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के जितनी कंट्रीज हैं उनको टारगेट किया। ये चाहता है कि मेरा जो ये पूरा प्रोग्राम है, यानी कि जितना भी मैं फंडिंग कर रहा हूं, ये फंडिंग एक्सेप्ट की जाए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के द्वारा, जिस वजह से वो इसको अडॉप्ट करके अपने देश में सुधार ला सके। कभी कुछ भी होता है ना तो चलते हैं सीधा अफ्रीका की ओर। रीजन, देश और वहाँ के जो जितने भी देश हैं, पूरा महाद्वीप है, बहुत ही गरीबी से जूझ रहा है, त्रासदी रहती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर यह भी है कि ये लोग क्लाइमेट से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस तरह से यह न्यूज़ अफ्रीका से रिलेटेड है, अगली न्यूज़ भी अफ्रीका से रिलेटेड है, क्लाइमेट की ही बात वो भी कर रहा है। तो क्लाइमेट से बहुत अधिक परेशान है अफ्रीका के देश, भुखमरी चल रही है और सूखा बहुत अधिक रहता है वहाँ, जिस वजह से ज़रूरी है कि वह भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें क्लाइमेट एक्शन की तरफ। बट इतने अधिक वो मजबूत नहीं है, सशक्त नहीं है कि सब कुछ खुद कर पाएं, जिस वजह से उनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए यूरोपियन संघ ने अब टारगेट किया है कि ठीक है, चलते हैं अफ्रीका की ओर, उनसे बात करेंगे कि अपने जो प्लेन्स हैं वो आप सतत विमानन ईंधन के माध्यम से चलाइए, ताकि क्लाइमेट की तरफ भी आप लोग अच्छी तरह से अपनी मदद कर पाएँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर यह भी है कि यह जो ईंधन होते हैं ये कम लागत वाले होते हैं। पहले जो हम लोग के नॉर्मल पारंपरिक इंजन जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उन ईंधन के कंपैरिजन में ये अफोर्डेबल है। क्लियर है इतनी न्यूज़ सभी को। चलिए तो कुछ कुछ बातें कर लीजिए। पहले भारतीय स्थिति समझते हैं, भारत में क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऐसा कुछ। तो जी हाँ, काफ़ी खबर है। जैसे कि विस्तारा एयरलाइंस ने एक इंपॉर्टेंट काम किया है, इसने मैक्सिमम सतत विकास ईंधन को अब तक प्रयोग करके दिखाया है। कितना? 17%, यानी कि जो हम लोग का पारंपरिक जेट ईंधन है उसमें इसने 17% मिला दिया, जिस वजह से यह भी देखा गया है कि सारी फ्लाइट सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट हुआ और हम लोग के लिए एक नई अचीवमेंट यह बन गई। टाटा समूह भी आगे बढ़ रहा है रेगुलरली। टाटा समूह फोकस्ड है अभी 1% के ऊपर, यानी कि 99% जो पारंपरिक है फ्यूल वही यूज़ करना है और 1% हम लोग चाहते हैं कि सतत
विमानन ईंधन यूज हो, ताकि हम धीरे धीरे इस परसेंटेज को बढ़ाएं और प्लेन के लिए जो ईंधन यूज कर रहे हैं वह भी एनवायरमेंट और क्लाइमेट फ्रेंडली हो। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो पहला जो इन लोगों ने फ्लाइट किया था यह दिल्ली से मुंबई तक के लिए किया था और इन जो सतत ईंधन है यह इसके माध्यम से किया था। भारत सरकार ने एक इंपॉर्टेंट नॉर्म निर्धारित कर रखा है। क्या कह रखा है कि वर्ष 2025 तक घरेलू वाणिज्यिक उड़ान जितनी भी होगी उन सभी में यह जरूरी है कि आप 1% सतत विमानन ईंधन का प्रयोग करेंगे। और यह जो कंडीशन है 2025 में हर एक कंपनी के लिए हो जाएगी कंपलसरी, चाहे वह कंपनी कोई भी हो, क्योंकि पहले 1% अचीव करेंगे तभी तो उसको आगे बढ़ाएंगे ना। हालांकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताऊं कि अभी हम लोग के लिए बातें बहुत अधिक बड़ी हैं, बट वेस्ट कंट्री यहाँ भी बहुत अधिक आगे है हमसे। अगर हम न्यूज़ देखें तो हमें ये भी पता लगता है कि एयरबस और बोइंग लगातार इस तरफ आगे बढ़ रही हैं और वो 50% का टारगेट अचीव करना चाहती है, क्योंकि 1%, 2%, 10%, 20% ये तो इन्होंने बहुत अच्छे से अचीव कर लिया। अब यह चाहते हैं कि 50% हम लोग अचीव कर लें। और इतना ही नहीं, जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने यह भी कह दिया है कि 2050 तक हम लोग सक्सेसफुली इसके 100% स्तर को प्राप्त कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये भी अपने आप में। और हम लोग कहाँ अभी ये 100% की बात कर रहे हैं और हम लोग 1% की, कितनी छोटी बात है अपने आप में आज की ये देखें तो। अगर हम इसके अलावा हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि वर्तमान में 100% सतत विमानन ईंधन के साथ उड़ान भरने वाले विमान परीक्षण चरण में है। यानी कि अभी कुछ कुछ जगह हम कुछ कुछ विमानों के मामले में ऐसा देख रहे हैं कि उन पे टेस्ट किया जा रहा है कि वे 100% के साथ ही आगे बढ़े और सभी फ्लाइट्स को सक्सेसफुली कंडक्ट करें। तो यह टेस्ट है। और जिस तरह से अमेरिका का लक्ष्य हमें दिख रहा है कि 2050 तक है, तो जल्द ही यह इसको अचीव कर लेंगे ये देश। और यह वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं जो इतना अच्छे से आगे बढ़ पा रही हैं इस तरफ को। न्यूज़ क्लियर है? तो भारत की स्थिति जहां 1% की बात, वहीं वर्ल्ड में देख रहे हैं कि 50%, 100% की बात चल रही है, तो बहुत खास मामला है। बट इससे जुड़ी कुछ खास चीज़ें कि एक्चुअल में ये है क्या और कैसे तैयार किया था। तो हम लोग इसकी तरफ भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई ये एक तरह से नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न होता है, यानी कि एक ऐसा फ्यूल है हमारे लिए जो नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं इसके। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक्चुअल में क्लाइमेट फ्रेंडली है, कम कार्बन उत्सर्जन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको नियंत्रित करेगा। तो जो क्लाइमेट है, जो उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, हम इस तरफ इसको कंट्रोल कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए अब इसको तैयार कैसे किया था। तो उसको तैयार करने में ऐसे ऐसे उत्पाद लग रहे हैं, ऐसे पदार्थ लग रहे हैं जो बहुत आम है। पहला बता रहे हैं खाना पकाने का तेल, सबके घर में होता है। आप बनाने मत लग जाना, ऐसा नहीं है कि बस सर ने बताया तो अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, घर में ही बना लेंगे ये फ्यूल, फिर बेचना शुरू कर देंगे एयरलाइंस कंपनीज को। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो खाना बनाने का तेल इसमें प्रयोग होता है। नगर पालिका का जो अपशिष्ट होता है उसमें भी इसको प्रयोग किया जाता है। कृषि अवशेष जो बच जाते हैं, ठीक है, जब फसल वसल कट जाती है तो उसका जैसे पराली वगैरह हम लोग जलाते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। पौधों और अपशिष्ट गैसों से युक्त फीड स्टॉक जो होते हैं उनका उपयोग करके। तो यह वह तत्व है जिनका उपयोग करके हम इस तरफ आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा फ्यूल तैयार कर सकते हैं हमारे प्लेन्स के लिए। किस लिए लाभदायक है ये मैंने आपको बताया। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट में ये बताया गया कि अगर हम लोग इस तरफ आगे बढ़ जाते हैं तो दुनिया में एक बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि हम इस ईंधन का प्रयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 80% की कमी तक सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, 80% कमी सुनिश्चित कर ली गई तो 20% बचा ही क्या उसके बाद में, बहुत ईजिली अचीव हो जाएगा वो। लागत भी कम, क्लाइमेट फ्रेंडली और सभी के लिए बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण विकल्प। सभी के लिए अच्छी खबर है। तो न्यूज़ अच्छी लगी है, इसकी बातें अच्छी लगी हैं, तो एक प्रश्न का जवाब आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। बढ़ते हैं चौथी न्यूज़ की तरफ, जो बता रही है कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा के बारे में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भी हाल ही में एक बैठक हुई। अब बैठक में यह निर्धारित किया गया कि जो 48 देश हैं अफ्रीका के, वो इस घोषणा को एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है घोषणा अपने आप में बहुत ज़्यादा, और एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। कह रहे हैं प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा। कंपाला एक स्थान है जहां पर समिट हुई थी एक वर्ष 2022 में, वहां से इस घोषणा को लाए गए थे। जैसे हम देखते हैं ना, पेरिस घोषणा हुई थी, महत्वपूर्ण है इतिहास में पर्यावरण के मामले में, ठीक उसी प्रकार की एक घोषणा है ये। तो जब कंपाला में घोषणा की गई थी तो अलग अलग देश इकट्ठे हुए थे। उस समय अफ्रीका के 15 देशों ने इसके ऊपर साइन किया था और अडॉप्ट किया था इस पूरे के पूरे जो डिक्लेरेशन है उसको। ठीक, अब 48 और देश में शामिल होना चाहते हैं, बट फोकस के क्षेत्र क्या क्या है। पहला है प्रवासन। अफ्रीका कंट्रीज के जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा परेशान है, तो पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत अधिक नहीं है, ठीक ठाक है,
तो लोग भागते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर अपनी आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए। दूसरा, पर्यावरण, क्लाइमेट की कंडीशन वहाँ पे बहुत अधिक गड़बड़ाई हुई है, सूखा वगैरह की स्थिति से बहुत अधिक जूझ रहे हैं ये लोग, और जलवायु परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है इन लोगों पे। तो अब ये जो पूरा पूरा डिक्लेरेशन तैयार किया गया, इन सभी क्षेत्रों पर फोकस है, चाहते हैं कि पर्यावरण को संतुलन किया जाए और इसके साथ साथ ही जो भी स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं हैं, जो भी उनके सामने समस्याएं हैं क्लाइमेट की, उनको कंट्रोल करने का कार्य किया जाए। तो इस तरफ यह लगातार आगे बढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इन्होंने डिक्लेरेशन तैयार किया था। अब इसी वजह से इतना अच्छा डिक्लेरेशन था कि 48 और देशों ने सहमति दर्ज की है। अब समझना है कि एक्चुअल में क्या क्या मामला इसमें छुपा हुआ है। तो 23 अगस्त 2023 को अफ्रीका में एक बैठक हुई थी। कैसी थी? 3 दिवसीय बैठक थी। उसमें सारी की सारी क्लाइमेट रिलेटेड बातें की गई। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? तो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और 2 कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई थी, तब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। कौन कौन? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, जो देखता है कि दुनिया में लोग कहाँ से कहाँ कितना जा रहे हैं, सब चीज़ों को नोटिस करना, उसके कारणों को एनालाइज करना और समाधान के क्षेत्र खोजना। दूसरा है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, UNFCCC, ये भी शामिल है। इसके अलावा 2 कंट्रीज शामिल है, केन्या और युगांडा। सब ने मिलजुल करके इस तरफ आगे काम किया और तब जाकर के अब यह पूरा प्रोग्राम होस्ट किया और 48 देशों को भी तैयार किया कि आप आइए और आकर के जुड़ जाइए इस फ्रेमवर्क के साथ में। ठीक है, इसमें 2 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं अपने में जो छुपे हुए हैं। पूरी बैठक हुई, बहुत सारी बातें की, पर उन्होंने कहा कि ये जो सारी बातचीत हुई है ना, इससे आने वाले समय में कुछ निर्णायक फैसले हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में 2 इंपॉर्टेंट बैठक हैं, 2 समिट होने वाली है। पहली तो है अफ्रीका जलवायु शिखर सम्मेलन, सिर्फ अफ्रीका के देशों का है, नैरोबी में आयोजित होगा 4 सितंबर 2023 को। तो उसके बाद यहाँ पर भी सारी क्लाइमेट की बातें होंगी, जलवायु परिवर्तन की बातें होंगी और कोशिश की जाएगी कि कैसे हम लोग जलवायु को कंट्रोल करें, टेम्परेचर को कंट्रोल करें और आगे बढ़ सकें। इंपॉर्टेंट है, तो कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी 48 देश और इसमें जुड़े हैं, तो ये फ्रेमवर्क और अधिक मजबूत हुआ है और एक अच्छा प्रस्ताव, अच्छा निर्णय आने वाले इस सम्मेलन में ले पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है भाई, COP28 का बैठक होने वाली है। कहाँ पे? UAE में होगी, नवंबर टू दिसंबर होगी। तो COP28 यह है बैठक अब होगी। तो इस प्रकार हर वर्ष COP की बैठक बहुत महत्व रखती है और बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। COP28 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अब देशों का ढांचा जो है वह तय किया जाएगा कि किस प्रकार आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसका मूल्यांकन होगा और आपकी जो पिछली उपलब्धियां हैं उनका मूल्यांकन करते हुए देखा जाएगा कि कितने समय में आप जो गोल्स हैं उनको अचीव कर लेंगे। तो यह वहां दिखा पाएंगे कि हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहा है। बाकी अपनी अचीवमेंट्स के लिए जो भी इनका मूल्यांकन होगा वह वहां प्रस्तुत किया जाएगा। तो दोनों ही समिट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस समिट को और इनके द्वारा लिए गए इस निर्णय को। कुछ बात जरूरी है, कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा की कर ली जाए तो कब की बात है? जुलाई 2028 की बात है। तब इसके ऊपर अफ्रीका के 15 देशों ने सहमति दर्ज की थी। कंपाला कहाँ है भाई? युगांडा। युगांडा में एक जगह है कंपाला, जहां इसकी बैठक हुई, सारी बातचीत हुई, उसके बाद ही यह घोषणा शामिल हुई थी। और हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि व्यवहारिक और प्रभावी तरीके इसमें शामिल किए गए। यानी कि जनरली आप समस्याओं की बात करते हैं, बट इन्होंने समस्याओं के साथ साथ समाधान कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, हर एक क्षेत्र को शामिल किया। इसमें जो पूरे के पूरा इन्होंने ड्राफ्ट किया है ढांचा, उसमें व्यापक है पूरा मामला, यानी कि कार्रवाई कैसे होंगी, कार्रवाई को लेकर के इन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर तैयार किया है, फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो किस पे केंद्रित है? प्रवासन पे केंद्रित है। कह रहे हैं कि प्रवासन का लाभ उठाइए। जब लोग इधर उधर जाते हैं तो उस क्षेत्र में आप चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, नई नई चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, नए प्रयोग करने के लिए कार्य करें। और इसके अलावा सतत विकास की जो भी आप अपना सकते हैं, जो भी परियोजना अपना सकते हैं, जो भी प्रोग्राम अपना सकते हैं, उनको अपनाइए और समावेशिता का ध्यान रखें। यानी कि किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ना है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे महिला हैं, हर एक को शामिल करना है। ज़रूरी है क्योंकि हर एक तक लाभ पहुंचना चाहिए इस फ्रेमवर्क का। तो कॉम्प्रहेंसिव बनाया है बहुत ज़्यादा और पहला ही यह ऐसा फ्रेमवर्क है जो कॉम्प्रहेंसिव होने के साथ साथ कार्यवाही उन्मुख है। जनरली ऐसा होता नहीं है। क्लियर है? तो अफ्रीका के देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उनके लिए पहला इस प्रकार का यह फ्रेमवर्क है। खुद ही इन लोगों ने मिलजुल कर तैयार किया, यानी कि दिख रहा है कि इंटरेस्टेड है, काम करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ। तो इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा यह न्यूज़, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करें। एक प्रश्न इस खंड से भी आप लोग की स्क्रीन पर, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी इजी सा प्रश्न है ये। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
फिर मिलेंगे जल्द और बातचीत करेंगे आने वाले विषयों की। बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। संस्कृति आईएएस की तरफ से भी आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसे ही मिलते रहिए रेगुलर, ज्ञानवर्धन करते रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए देश दुनिया की खबरों को। थैंक यू सो मच।